नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति क्या जांच करती है? सही उत्तर है रेलवे वित्त की ऑडिट समीक्षा। संसद की लोक लेखा समिति रेलवे वित्त की ऑडिट समीक्षा की जांच करती है। अगला प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करने की परंपरा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? सही उत्तर है 1924 में। रेल बजट को आम बजट से प्रस्तुत करने की परंपरा वर्ष 1924 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट का आम बजट में विलय किस वित्तीय वर्ष से किया गया? सही उत्तर है 2017-18 में। रेलवे बजट का आम बजट में विलय वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आम बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर है 1 फरवरी को। वर्तमान में आम बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट को आम बजट में विलय करने के बाद रेलवे को किस भुगतान से मुक्ति मिली है? सही उत्तर है लाभांश, डिविडेंड। अब रेलवे को डिविडेंड अर्थात लाभांश देने की जरूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट के आम बजट में विलय की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही उत्तर है विवेक देवराय समिति ने। रेलवे बजट के आम बजट में विलय की सिफारिश विवेक देवराय समिति द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? सही उत्तर है 1924 में। ब्रिटिश शासनकाल में रेल बजट को आम बजट से अलग वर्ष 1924 में किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब और कहां चली थी? सही उत्तर है सन 1925 में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। विश्व की पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच सन 1825 में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? सही उत्तर है 16 अप्रैल 1853 को। भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? सही उत्तर है बोरी बंदर, मुंबई से ठाणे के बीच। भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? सही उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, रेल प्रशासन माल के वाहक के रूप में डिलीवरी समाप्त होने के बाद कितने दिनों तक उत्तरदायी रहता है? सही उत्तर है 7 दिन। रेल प्रशासन माल वाहक के रूप में डिलीवरी समाप्त होने के बाद 7 दिनों तक उत्तरदायी रहता है। अगला प्रश्न है, स्वामी जोखिम ऑनर्स रिस्क पर भेजे गए माल के संबंध में रेल प्रशासन कब उत्तरदायी होगा? सही उत्तर है जब रेल प्रशासन या उसके कर्मचारियों की लापरवाही सिद्ध हो। ऑनर्स रिस्क पर स्वामी जोखिम पर भेजे गए माल के संबंध में रेल प्रशासन केवल तभी जिम्मेदार होगा जब रेल प्रशासन या उसके कर्मचारियों की लापरवाही सिद्ध होती है। अगला प्रश्न है, डिलीवरी समाप्त होने के 7 दिन बाद माल की हानि या क्षति के लिए रेल प्रशासन का उत्तरदायित्व क्या होगा? सही उत्तर है किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं है। डिलीवरी की सीमा समाप्त होने के 7 दिन के बाद माल की हानि या क्षति के लिए रेल प्रशासन का कोई
रेल प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, खुले वैगन में भेजे गए माल के संबंध में रेल प्रशासन का उत्तरदायित्व तो कितना होता है? सही उत्तर है आधा। खुले वैगन में भेजे गए माल के संबंध में रेल प्रशासन का उत्तरदायित्व आधा होता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना की सूचना दुर्घटना स्थल के निकट का अधिकारी किन किन को तत्काल देगा? सही उत्तर है जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, निकटवर्ती थाना तथा रेल प्रशासन को। दुर्घटना की सूचना दुर्घटना स्थल के निकट का अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को, निकटवर्ती थाने को तथा रेल प्रशासन को यथाशीघ्र देगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? सही उत्तर है 1676 मिलीमीटर, 1.676 मीटर। भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1676 मिलीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? सही उत्तर है 1000 मिलीमीटर अर्थात 1 मीटर। ब्रॉड गेज की चौड़ाई इंच में 5 फीट 6 इंच होती है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई मिलीमीटर में 1676 मिलीमीटर, मीटर में 1.676 मीटर और फीट के रूप में 5.6 फीट या 5 फीट 6 इंच होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत इंजन कारखाना पूर्व में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। विद्युत इंजन कारखाना जिसे पूर्व में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता था, वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सही उत्तर है पेराम्बूर, चेन्नई में। आईसीएफ पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। आईसीएफ अर्थात इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगला प्रश्न है, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सही उत्तर है बेंगलुरु में। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है पुणे, महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है सिकंदराबाद। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है जमालपुर में। भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है नासिक। भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान नासिक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे यातायात प्रबंधन संस्थान IRITM कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय रेलवे यातायात प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1974 में। राइट्स की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1976। इरकॉन इंटरनेशनल की स्थापना 1976 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1986 में। भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1989। कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पीआरसीएल का पूर्ण रूप क्या है?
सही उत्तर है पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीआरसीएल अर्थात पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है क्रिस का पूर्ण रूप क्या है? क्रिस का पूर्ण रूप है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस अर्थात सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है फ्वाइस का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्वाइस, FOIS अर्थात फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है आरएमएस एवं टीएमएस का सही विस्तृत रूप क्या है? आरएमएस का सही अर्थ है रेक मैनेजमेंट सिस्टम, रेक अर्थात RAKE, रेक मैनेजमेंट सिस्टम, और टीएमएस अर्थात टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। आरएमएस रेक मैनेजमेंट सिस्टम, टीएमएस अर्थात टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है पीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, पीआरएस अर्थात पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है यूटीएस का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यूटीएस अर्थात अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट कौन सी है? सही उत्तर है www.indianrail.gov.in, भारतीय रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट है www.indianrail.gov.in। अगला प्रश्न है 200 किलोमीटर अथवा उससे अधिक दूरी की यात्रा के लिए यूटीएस अनारक्षित टिकट यात्रा तिथि को छोड़कर कितने दिन पहले खरीदा जा सकता है? सही उत्तर है 3 दिन। 200 अथवा 200 से अधिक किलोमीटर की दूरी की यात्रा के लिए यूटीएस टिकट 3 दिन पहले खरीदा जा सकता है। अगला प्रश्न है आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईआरसीटीसी अर्थात इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है महाराजा एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर है 20 मार्च 2010 को, महाराजा एक्सप्रेस का शुभारंभ 20 मार्च 2010 को किया गया था। अगला प्रश्न है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है सन 2000 में, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना सन 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 2003 में, RVNL अर्थात रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 2003 में। अगला प्रश्न है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल RRT का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है चेन्नई, RRT अर्थात रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला प्रश्न है रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 के अंतर्गत दावा आवेदन घटना की तिथि से कितने समय के भीतर किया जा सकता है? सही उत्तर है 1 वर्ष। रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 के अंतर्गत दावा आवेदन घटना की तिथि से 1 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किराया अथवा माल भाड़ा वापसी का दावा कितने समय के भीतर किया जा सकता है? सही उत्तर है 3 वर्ष। किराया अथवा माल भाड़ा वापसी का दावा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 एवं 124A मुख्यतः किससे संबंधित है? सही उत्तर है रेल दुर्घटना एवं असामयिक घटना में क्षतिपूर्ति। रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 एवं 124A रेल दुर्घटना एवं असामयिक घटना में क्षतिपूर्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है रेलवे दावा अधिकरण रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल RCT की प्रक्रिया एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? सही उत्तर है धारा 18। रेलवे दावा अधिकरण रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल RCT की प्रक्रिया एवं शक्तियों का उल्लेख धारा 18 में किया गया है।
अगला प्रश्न है रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 एवं 124 ए के अंतर्गत रेलवे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के दावे कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? सही उत्तर है रेलवे दावा अधिकरण, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में। रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 एवं 124 ए के अंतर्गत रेलवे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के दावे रेलवे दावा अधिकरण, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण RLDA, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 2005 में। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण RLDA अर्थात रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना सन 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है रेलवे वित्त संगठन का व्यवसायिक प्रधान कौन होता है? सही उत्तर है वित्त आयुक्त, रेलवे फाइनेंस कमिश्नर। रेलवे वित्त संगठन का व्यवसायिक प्रधान वित्त आयुक्त होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है सरकारी धन के व्यय के संबंध में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? सही उत्तर है जैसे कोई सरकारी कर्मचारी अपने घर का अपना पूंजी सोच समझकर खर्च करता है, उसी प्रकार से उसे भी सरकारी धन का भी सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, अर्थात अपने निजी धन के व्यय के समान ही सावधानी बरतनी चाहिए। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर पहली बार पधारे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है।